हरियाणा में एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। 12 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया था। तकरीबन 4 घंटे की चर्चा के बाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। प्रस्ताव के समर्थन में 48 वोट पड़े। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं रहे। पार्टी की ओर से विधानसभा से गैर हाजिर रहने का व्हिप जारी किया गया था। विधानसभा में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने विश्वास मत रखा है। इसके बाद विश्वास मत पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की काफी तारीफ की। उन्होंने पिछले 9 साल में मनोहर सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। बता दें कि मंगलवार अचानक हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ था और मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री चुने गए थे। नई सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने एक तरफा जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। काम सिर्फ इतना हुआ है कि उनके नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना। कांग्रेस आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस 5 घोषणाएं कर रही है। पहला, महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। दूसरी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली आधी नई भर्तियों पर महिलाओं का अधिकार होगा। तीसरा, शक्ति का सम्मान है। इसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना किया जाएगा। चौथा, अधिकार मैत्री। इसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी मदद के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल की नियुक्ति की जाएगी। पांचवां, सावित्रीबाई फुले छात्रावास। भारत सरकार जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण करेगी। देश भर में इन हॉस्टलों की संख्या 2 गुनी की जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडब्ल्यूएस योजना के तहत चाय बागान श्रमिकों को भूमि अधिकार और घर की चाबियां वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा काम है जनता से कहना, भाजपा का काम है जुमलेबाजी। बीजेपी ने कहा कि हमें 400 सीट मिलेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते, हम जनता के ऊपर सब छोड़ते हैं। जनता जिसे वोट देगी हम उसे मानेंगे, लेकिन भाजपा जबरदस्ती से चुनाव करेगी तो हम इसे नहीं मानेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको पूछता है। हमको जो कहना हम तो जनता को कहेंगे, जो सच बात है। लेकिन बीजेपी का काम यह है झूठा बोलना और जुमला। ये तो एक जुमला है और भी एक झूठा है, गलत बात है, लोगों को अत्याचार करना। ऐसे वोट क्यों मांगते हैं? अगर आपको विश्वास है कि आप एक बार क्या बोला, यादों पे 400 सीट मिलेगा। अरे पहले तो 200 सीट मिलना चाहिए। बंगाल का हम ऐसा नहीं कहता, हम जनता को ऊपर छोड़ता है। जनता ने जिसको वोट देंगे हम मान लेंगे, जनता जो राय देंगे हम मान लेंगे।
लेकिन बीजेपी फोर्सफुल इलेक्शन करेगा तो हम इसको रुकेंगे। सीएए लागू होने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब हम भाजपा शासन के 10 वर्षों को देखते हैं तो बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मुद्रास्फीति जैसे मुद्दे सामने आते हैं। वो देश को आगे ले जाने के बजाय देश को 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। ये सबका ध्यान भटकाने के लिए उनकी विफलताएं प्रयास की जा रहे हैं। देखिए, जब हम पिछले 10 साल की बीजेपी सरकार की कारकर्दगी देखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, नौजवानों की खुदकुशियां हो, बेरोजगारी की वजह से किसानों का हाल देखें, महंगाई देखें और जितने भी बाकी जो मुल्क को आगे ले जाने के बजाय 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उन तमाम नाकामियों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसादात हो, लोग सड़कों पे आए, उसके लिए उन्होंने मस्जिदें तोड़ना, हर मस्जिद में मूर्ति ढूंढ लेना, स्कूल मदरसे तोड़ देना, लोगों के घर तोड़ देना, जिसने उत्तराखंड में उनको बचाया भी है उसका घर भी तोड़ दिया। ऐसे इंसान का जिसको आप इनाम देते हैं फिर उसका घर तोड़ते हैं। इसी तरह नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों की बेइज्जती करना, उनको किक करना, उनको मारपीट करना, तो हर नुस्खा इन्होंने आजमाया। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के न्यू टाउन इको पार्क का दौरा किया। इस दौरान सीसीए लागू करने के संबंध में उन्होंने कहा कि जिन्होंने स्वागत किया, किसने आपत्ति की, ये अब कारक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि इसे करें, कुछ तकनीकी कारणों से अटका हुआ था, कोरोना उनमें से एक है। कई लोगों ने इसे भरने की कोशिश की, कई लोग हीन भावना से ग्रस्त थे, वो अपनी ही भूमि में परदेसी थे। मोदी ने उनसे अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है, उनको धन्यवाद। देश में सीसीए लागू होने से बाहर से आए हुए लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला रुड़की में देखने को मिला है, जहां 11 सालों से अपने पति संग रुड़की में रह रही कविता को अब नागरिकता मिलने की उम्मीद जगी है। विवाहिता कविता को अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब सीएए लागू होने से महिला को भी भारत की नागरिकता मिलने की खुशी है। वहीं कविता शर्मा ने कहा कि 2009 में पाकिस्तान से भागकर उनका परिवार देहरादून आ गया था और 2014 में उसकी शादी रुड़की के सालियर में सौरभ शर्मा से हुई थी, लेकिन अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिलने से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। वहीं महिला के पति सौरभ का कहना है कि अब उसकी पत्नी को भी भारत में कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। पीएम मोदी को धन्यवाद करते हैं। और फिर मैंने इसके डॉक्यूमेंट जमा किए, वहाँ पे सब कुछ हुआ। तो जब से यही सिलसिला चल रहा है मेरे साथ, ठीक है सर। और क्या कहने, बहुत सी मतलब परेशानी होती है मुझे, कागज़ देने में, इसको वो करने में बहुत दिक्कत होती है। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये मोदी सरकार ने ये नियम लागू किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि अब मेरी सारी परिस्थितियाँ जो भी है, मेरी वाइफ की जो डॉक्यूमेंट नहीं इसके बने हैं वो अब बन जाएंगे। परेशानी बहुत थी, हम ना अपनी पढ़ाई कर सकते थे, ना लिखाई कर सकते, कुछ नहीं कर पा सकते थे जी। भारत में यही परेशानी आ रही थी कि अभी हमें नागरिकता नहीं मिली, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिली हुई है, राशन कार्ड वगैरह सब कुछ नहीं मिला हुआ अभी। अब जैसे ही बिल पास हुआ है सीएए, तो अब तो हमें यहाँ से कि मिल जाएगी हमें। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार? मोदी सरकार को यही कहना चाहेंगे कि अभी उनसे हमें आस है, उनका आशीर्वाद है कि हमें मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया है। इसके जरिए बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया कि हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया है, चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी उपलब्ध करा दी है। हलफनामे के जरिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदारों के नाम और रकम की डिटेल्स ईसी को सौंप दिए हैं। चुनावी बॉन्ड भुनाने की तारीख, चंदा हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के नाम की जानकारी भी ईसी को दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में व्हिप के उल्लंघन और राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के मामले में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। इसके बाद मामले की सुनवाई अगले सोमवार को फिर से होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाले 6 कांग्रेस विधायकों से मंगलवार को पूछा कि आखिर आपके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन से सवाल पूछा। पीठ के समक्ष दलील देते हुए अधिवक्ता जैन ने कहा कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां विधायकों को 18 घंटे के अंदर अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस पर पीठ ने उनसे पूछा कि यहाँ किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर जारी नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है।
मध्य प्रदेश का श्रम विभाग प्रदेश के मजदूरों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों की मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि समस्त औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों की मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी होगी। नई बढ़ी हुई दरों का लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किए जा रहे सबके विकास की ये एक व्यापक पहल है कि जो ऑर्गेनाइज वे में जो आपका कॉन्टेक्चुअल लेबर है उसकी सूची का प्रावधान है। उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है। मैन पावर की कमी मैंने आपको पहले ही कही है, हम उसको दुरुस्त करेंगे और उसका कोई मैकेनिज्म बनाएंगे और उसके बाद आपके सामने आएंगे। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली स्थित खंजरपुर में प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक ने नाबालिग छात्रा के साथ टॉर्चर करने का मामला सामने आया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 7 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ काफी समय से अश्लील हरकतें कर रहा था। घटना की जानकारी का परिजनों को जैसे ही पता चला तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने अध्यापक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। अंतर्गत एक छात्रा जो नाबालिग है उसके साथ उसके शिक्षक के द्वारा छेड़खानी किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है और इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी उस घटना से जुड़े हुए सब पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर सम्यक रूपेण साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी और सुसंगत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।